नमस्ते सर। जी खुश रहें। आज देखिए हम लोग मेनली इस ग्रुप से जो जुड़े हुए हैं वो आर ओ को ध्यान में रखकर हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो अध्ययन मेन टारगेट आर ओ है। उसके बाद इसका चूंकि लाभ आपको पीसीएस के एग्जामिनेशन में और अन्य कंपटीशन जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन टारगेट हम लोगों का क्या है, चूंकि 11 फरवरी को आर ओ की डेट आ गई है। हमने अभी तक जब से शुरुआत किया था तब से लेकर मैंने हिस्ट्री पूरी समाप्त कर दी, ठीक है। एंशिएंट, मेडुअल, मॉडर्न और हिंदी में भी हमने 4 टॉपिक को पढ़ा दिया है। टोटल 6 टॉपिक आपके इसमें है और जिसमें से 4 टॉपिक हमने पढ़ा दिया है। सिर्फ उसमें बचे क्या हैं हिंदी में, एक अशुद्धियाँ बची है और एक पर्यायवाची बची, ठीक है। लेकिन मैं हिंदी को पुनः रिवाइज्ड कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि हिंदी आपका एक ऐसा पार्ट है कि जो सिलेक्शन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और आप लोग थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे, थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो हिंदी से क्वेश्चन गलत होने की संभावना ना के बराबर रहेगी। और 60 क्वेश्चन आपके आते हैं और 60 क्वेश्चन में से अगर आप लोग कोशिश करें कि हिंदी में मतलब गलत 1-2 अगर हो जाए तो बड़ी तो ठीक है, इससे कम गलत करने की, ज़्यादा गलत करने की कोशिश ना करिएगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हिंदी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हिस्ट्री को हमने समाप्त कर दिया। हिंदी के सिर्फ 2 टॉपिक मैंने आपको बताया, एक टॉपिक आपको शुद्धियाँ, एक पर्यायवाची। फिर भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि हिंदी को मैं पुनः रिवाइज कराऊंगा, ठीक है। आज एक नया टॉपिक, ठीक है, आपका भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, एक नया टॉपिक मैं शुरू करने जा रहा हूँ, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि जीएस से संबंधित जो परंपरागत विषय मेरे हैं, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, पोल साइंस है, ये सबको मैं आपको बता दूँ। करंट इवेंट्स आप लोग पढ़ते रहिएगा। करंट इवेंट्स के लिए आपको एक घटनासार आती है, इस मैगजीन को ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ समसामयिकी क्रॉनिकल आती है, पतली सी आ रहती है, उसको आप मंथली लिया करिए, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए जी 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 शुभम, खुश रहिए भाई। सर कह रहे थे जैसे वो रूम पे आके बताए थे वो घटनासार वाला जैसे पढ़ने की, जी 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 बताए थे, तो वही पीसीएस वाला सेम प्रोसीजर यहाँ भी घटनासार वही। बिल्कुल बिल्कुल उसी तरीके से आप करिएगा, ठीक है। करंट इवेंट्स में घटनासार की अगर जो मेन हेडलाइन रहती है, अगर उतना ही आपको दिमाग पर है तो भी काफी काम आ जाएगा वो। आप ही वो बताए थे ना कैसे किया जाएगा, जी जी कैसे जी लाइन टू लाइन। जी जी ठीक है, उसी तरीके से, ठीक है जी ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो सब्जेक्ट्स है वो, चूंकि आपका 11 फरवरी को पेपर है तो जनवरी, ये दिसंबर और जनवरी, ठीक है, 2 माह में ये जो जीएस जो शेष रह गए हैं वो आप समाप्त हो सके, ठीक है, ये मेरा प्रयास रहेगा। और बीच में महत्वपूर्ण बातों पर मैं आपको दिशा निर्देश देता रहूँगा कि क्या करना है, ठीक है। तो आज पहला जो टॉपिक भारतीय राज्य व्यवस्था का है, तो भारत का संविधान, भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था, ठीक है, इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। आपको पता होगा कि पॉलिटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें काफ़ी कुछ लोगों को जानकारी पहले से रहती है, बहुत गहराई में नहीं रहती, लेकिन एक ओवरऑल उसका ये कलेवर पता रहता है कि क्या चीज़ है पॉलिटिक्स, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा मुझे समझाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, लेकिन जहाँ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जहाँ से मेरी संविधान, जहाँ से शुरुआत होती है
और संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, कैसे किए गए हैं कि हमारी शासन व्यवस्था संचालित होती है, इस सब के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम प्रकाश डालेंगे। ठीक है, संविधान, भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था। हम देखते हैं कि भारत का संविधान जो बना और उसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, संविधान निर्मित हो गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, लेकिन जरा संविधान का देखिए कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ और कहाँ से इस संवैधानिक व्यवस्था की शुरुआत की जा सकती। ठीक है, आपको पता है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1599 में 1600। ठीक है, वहाँ एक चार्टर के द्वारा संविधान, मतलब उनको आदेश दिया गया कि आप भारत में जाकर व्यापार शुरू करें। महारानी एलिजाबेथ प्रथम जी ने उनको 15 वर्ष के लिए पूर्व के साथ व्यापार करने का अधिकार दिया था। ठीक है, ये 1600 में उन्होंने एक राजलेख के द्वारा ये व्यापार प्रदान किया था, ये अधिकार प्रदान किया था। ठीक, उसके बाद पहली बार मैं देखता हूँ कि 1757 में प्लासी के युद्ध के उपरांत जब बंगाल में अंग्रेजों की सत्ता स्थापित होती है और बक्सर के युद्ध के बाद काफ़ी दृढ़ हो जाती है, तो पहली बार एक लिखित रूप से प्रारूप जो है 1773 में आता है, जिसको कहा जाता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक, एक बार मैं समरी बता दे रहा हूँ, फिर उसको मैं बताऊंगा कि क्या क्या प्रावधान उसमें किए गए थे। 1773 के बाद एक नियम, अधिनियम तो नहीं, विनियम पारित किया गया है आपका 1781 में। उसके बाद महत्वपूर्ण एक और एक्ट आता है 1784 में, पिट्स इंडिया एक्ट। मैं आपको उल्लिखित करता जा रहा हूँ कि पहला जो शुरुआत होती है वो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। ठीक, उसके बाद आपके और एक दो प्रावधान आते हैं। एक आता है 1781 में, एक नियम बनाया गया है, और फिर 1786 में भी, ठीक है, एक आदेश पारित किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आपका, इसके पहले आपका 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है, पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक, उसके बाद आपका एक आदेश 1786 में निर्गत होता है, और उसके बाद आपका 1793 में चार्टर एक्ट 1793 का। उसके बाद हम देखते हैं कि 20 वर्षों के उपरांत एक चार्टर एक्ट निर्गत किया जाता है, वो कंपनी के द्वारा, जो कंपनी का शासन, चूंकि 1857 के युद्ध के बाद कंपनी जो है वो प्रशासनिक व्यवस्था उसकी समाप्त हो जाती है, और डायरेक्ट जो है हम लोग क्राउन से गवर्न होना शुरू कर देते हैं। तो उसके पहले तक कंपनी अपना नियम जारी करती है। तो 1793 में एक चार्टर एक्ट, ठीक, उसके बाद 20 वर्ष के उपरांत 1813 का चार्टर एक्ट, फिर 1813 के बाद जो है 1833 का चार्टर एक्ट, और फिर उसके बाद आपका 1853 का चार्टर एक्ट। ठीक है, इतने चार्टर एक्ट आपकी कंपनी के द्वारा जारी किए जाते। आपने देखा होगा 1793 के बाद 20 वर्ष के बाद 1813, और 1813 के बाद 1833, फिर 1833 के बाद 1853। ठीक है, उसके पहले 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, और 1773 के उपरांत जो महत्वपूर्ण था वो 1884 का पिट्स इंडिया एक्ट था। ठीक है, ये दोनों थोड़ा सा संशोधन के रूप में नियम पारित किए गए थे 1781 में और 1786 में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कंपनी का शासन 1857 के बाद समाप्त हो जाता है, और उसके बाद चार्टर एक्ट
जो कहा जाता है वह चार्टर एक्ट शब्द यहाँ पर समाप्त हो। चार्टर का मतलब होता है राजलेख, ठीक है। एक्ट क्या है? अधिनियम, ठीक है। यानी कि जो शासक के द्वारा जो लिखित अधिनियम पारित किया जाता था उसे चार्टर नाम दिया गया है, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं 1853 के बाद, इसको आप लोग नोट करते जाइएगा। 1853 के बाद 1857 में जब भारत प्रथम राष्ट्रीय विद्रोह होता है, उसके बाद जो नियम पारित किया गया था तो वो भारत, ठीक, सरकार या भारत शासन अधिनियम, ये क्या है? 1858। उसके बाद दूसरा है भारत शासन अधिनियम 1861। फिर आपका भारत शासन अधिनियम 1892। उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1909, ठीक। उसके बाद आपका भारत शासन अधिनियम 1919 और फिर इसके बाद भारत सरकार या भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है। ये हमारे कंपनी और कंपनी के बाद ब्रिटिश क्राउन के द्वारा ये इतने हमारे दस्तावेज संविधान से नहीं, इनके लिखित दस्तावेज जो नियम कानून इसी के द्वारा पारित किए गए थे और इसी के द्वारा लागू करने का विधान बनाया गया था, ठीक है। हम शुरुआत कहाँ से करते हैं? 1773 से। 1773 के बाद मुख्य जो अधिनियम आता है वो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, फिर 1793 का, ठीक है, चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, ठीक। फिर इसके बाद कंपनी का शासन समाप्त होता है तो क्या होता है? भारत सरकार अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1858 में, फिर 1861 में, फिर 1892 में, 1909 में, 1919 में और 1935 में। उसके बाद क्रिप्स मिशन में पहली बार संविधान सभा के निर्माण की बात कही गई कि भारत का एक संविधान होगा, युद्ध के बाद उस संविधान सभा का गठन किया जाएगा। कैबिनेट मिशन में संविधान सभा कैसे गठित होगी इसका जिक्र किया गया था। और फिर उसके बाद संविधान सभा का चुनाव होता है और 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक संविधान सभा की आयोजित की जाती है, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होते हैं। फिर 11 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। हम यहाँ तक पहुँचने से पूर्व अब हमको करना क्या है? मुख्य बातों पर ध्यान देना है कि जहाँ से इन अधिनियम जो अभी मैंने चर्चा किया, चार्टर एक्ट और भारत सरकार अधिनियम, यहाँ से किन किन बिंदुओं से क्वेश्चन बन सकते हैं, पूछे जाने की क्या संभावना है, या इस अधिनियम में प्रमुख बातें क्या थी, इसका जिक्र अब हम लोग शुरू करते हैं कि क्या किया जाए, इसको कैसे देखा जाए। तो पहला आप लिखिएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, यह अच्छा थोड़ा सा और आप समझ लें कि कंपनी में जब
ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की एक डायरेक्टर बना था, ठीक है। डायरेक्टर की एक सूची थी, उसमें 24 सदस्य शामिल थे, ठीक है। उसको कहा जाता था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। ये कंपनी जब निर्मित हुई थी, यानी कि 24 लोगों ने मिलकर इस कंपनी का निर्माण किया था, जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नाम से जाना जाता था। कब? 1599 में 1600। और एलिजाबेथ ने इसी कंपनी को 15 वर्ष के लिए पूर्व के साथ व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया था। तो यानी कि कंपनी को गवर्न कौन कर रहा था? ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये गवर्न कर रहे थे। इनकी संख्या कितनी थी? 24 थी। इन्हीं के द्वारा जो भी आदेश पारित किए जाते थे, जो भी नियम बनाए जाते थे, जो नियम बनाए जाते थे, इन्हीं के द्वारा बनाए जाते थे। यानी कि कंपनी को यही शासित करते थे, ठीक। संख्या कितनी थी? 24। पहली बार 1773 में जब बोर्ड रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ, ठीक, तो पहली बार ये लिखित संविधान कंपनी के तरफ से ये दिया गया था, लिखित संविधान। और इस पर जो है रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा पहली बार इस कंपनी पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया था। संसदीय नियंत्रण की स्थापना, ठीक है। अगर ये प्रश्न आपका आए कि पहली बार किस एक्ट के द्वारा कंपनी पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित किया, तो वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, ठीक। उसके बाद यहाँ पर चूंकि पहले गवर्नर हुआ करते थे, ठीक, गवर्नर हुआ करते थे। आपको पता है कि 1757 के बाद जो बंगाल का गवर्नर बनाया गया था वो लॉर्ड क्लाइव को बनाया गया था, ठीक। उसके बाद और गवर्नर आए, लेकिन 1769 में वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। और वारेन हेस्टिंग्स को गवर्नर बनाने के बाद बंगाल का 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ, तो बंगाल के गवर्नर को किसमें बदल दिया गया? गवर्नर जनरल में बदल दिया गया। यानी इस एक्ट के द्वारा बंगाल में क्या किया गया? बंगाल में गवर्नर जनरल पदनाम की शुरुआत हुई, ठीक। और वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल का पद प्राप्त करने का श्रेय दिया जाता है, ठीक है। इस गवर्नर जनरल में 4 सदस्यीय एक परिषद की स्थापना की जाती है। यानी कि गवर्नर जनरल कैसे अपने कार्य को संचालित करेगा, वो एक परिषद के माध्यम से उसको संचालित करेगा। कितने सदस्य थे? 4 सदस्यीय, 4 सदस्यीय परिषद। इसमें पूछा तो नहीं है, लेकिन पूछे जाने की संभावना बन सकती है कि ये 4 सदस्य कौन था। पहला एक नाम था आपका फ्रांसिस, दूसरा नाम था क्लेवरिंग, तीसरा नाम था मानसन, और चौथा नाम था बारवेल, ठीक है। फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन और बारवेल, ये किसके थे? गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसके ये 4 सदस्य थे, 4 सदस्य, ठीक। और कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कहां पर? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, इसी अधिनियम के द्वारा, ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश था उसका नाम था एलिजा इम्पे। क्या नाम था? एलिजा
इम्पे, ठीक। और इसके 3 अन्य सदस्य भी थे सर्वोच्च न्यायालय के। 3 सदस्य जो थे एलिजा इम्पे के साथ चैम्बर्स और उसके बाद हाइड, ठीक, और लिमेस्टर, ये 3 सदस्य थे। अब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में आप सिर्फ 3 चीज को ध्यान में रखिएगा और जो भी चीजें हैं आप उसको नेगलेक्ट कर दीजिएगा। पहला क्या था? पहला संसदीय नियंत्रण स्थापित करना, किस एक्ट के द्वारा? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। गवर्नर जनरल की जो कार्य परिषद थी उसमें 4 सदस्य। कौन था? फिलिप फ्रांसिस था, मानसन था, क्लेयरिंग था और बारवेल था। इसके साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, और सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर? कलकत्ता में, ठीक। और उसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वो एलिजा इम्पे थे। इसके साथ साथ 3 अन्य न्यायाधीश थे। एक का नाम था चैम्बर्स, दूसरे का नाम लिमिस्टर और तीसरे का नाम हाइड। ये 1773 की बस 3 चीजें आप दिमाग में रखिएगा, आपके क्वेश्चन शायद गलत ना हो, ठीक है। इससे इतर पूछे जाने की संभावना नहीं है। उसके बाद क्या हुआ? 1773 के बाद इसमें जो कमियां थी उसको सुधारने के लिए 1781 में एक एक्ट पारित किया गया, ठीक। उस एक्ट का महत्व सिर्फ इतना ही है कि वो एक्ट कलकत्ता प्रेसिडेंसी के साथ साथ बंगाल, बिहार और उड़ीसा में भी नियम बनाने की शक्ति किसको प्रदान करता है? गवर्नर जनरल को, ठीक। बस इतना है, और कोई उस एक्ट का मतलब नहीं है। इसके बाद जो प्रमुख रूप से क्या है, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक। इसके पहले एक घटना घटित होती है 1783 में, 1783 में, 83 में। वो घटना घटित होती है कि भारतीय विषय पर ब्रिटेन की गवर्नमेंट गिर जाती है, ठीक है। उसमें एक सरकार रहती है, किसकी? लॉर्ड नॉर्थ की, लॉर्ड नॉर्थ प्लस फॉक्स, क्या नाम है? फॉक्स। इनकी मिली जुली सरकार उस समय इंग्लैंड में कार्य कर रही थी, मिली जुली सरकार, ठीक। इस सरकार ने, फॉक्स ने एक विधेयक पेश किया था और वो विधेयक पारित नहीं करवा पाए थे। भारत के से संबंधित वो विधेयक था और पारित न करवा पाने के कारण जो है ये लॉर्ड नॉर्थ और फॉक्स की गवर्नमेंट जो है, यह गिर जाती है। यह प्रथम और अंतिम बार ऐसा है कि भारत के विषय पर ब्रिटेन की कोई गवर्नमेंट धराशायी हो गई। किसकी गवर्नमेंट थी? नॉर्थ और फॉक्स की गवर्नमेंट। विधेयक का क्या नाम दिया था? फॉक्स विधेयक। ये कब घटना हुई थी? 1783। और उसके बाद गवर्नमेंट गिर जाती है, तो फिर उसके बाद पिट्स आते हैं और उनका पिट्स इंडिया एक्ट पारित होता है 1784 में। 1784, ठीक। पिट्स इंडिया एक्ट में क्या प्रमुख प्रावधान थे? पहला एक था कि जो गवर्नर जनरल की परिषद थी 4 सदस्यीय, उस परिषद की संख्या घटाकर कितना कर दिया गया? 3 सदस्यीय, ठीक है। पहले अभी 1773 में 4 सदस्यीय परिषद की स्थापना हुई और यहां पर क्या किया? एक सदस्य की संख्या कम कर दी गई, 3 सदस्यीय गवर्नर की परिषद स्थापित की गई। और एक महत्वपूर्ण प्रावधान क्या किया गया कि इस पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा कि एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल, अभी क्या था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि निदेशकों की एक बोर्ड थी, संस्था थी। एक क्या हुआ? बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया।
बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसको क्या कहते थे, नियंत्रक मंडल का गठन किया गया किसके द्वारा, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। अब ये क्या करता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामलों पर अधिकार इसका रहता था और व्यापारिक मामलों पर अधिकार किसका रहता था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो संख्या थी वो कितनी थी, 6, और ये किसके द्वारा गठित होती थी, सम्राट के द्वारा, वहां के सम्राट के द्वारा। ठीक है। अब पिट्स इंडिया एक्ट में 2 प्रावधान सिर्फ दिमाग में रखिएगा, एक तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल 6 सदस्यीय सम्राट के द्वारा, और ये राजनीतिक मामलों को देखती थी, यहाँ के राजनैतिक मामलों को। ठीक है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करता था, वो व्यापारिक मामलों को देखता था। और उसके साथ साथ पिट्स इंडिया एक्ट में गवर्नर जनरल के परिषद की संख्या घटाकर 4 से 3 कर दी गई। उसके बाद पानी देना जरा, ये सब आप नोट करते जाइएगा। इसके बाद आपका आता है 1786 का 86 का एक्ट। इस एक्ट में एक प्रावधान ये किया गया कि गवर्नर जनरल को सेनापति की शक्ति भी गवर्नर जनरल में निहित कर दी गई। ठीक है। यानी कि प्रशासन को संभालने के लिए, सैन्य व्यवस्था को संभालने के लिए और सिविल मामलों को देखने के लिए, जैसे सिविल मामलों को देखने के लिए एक गवर्नर जनरल कार्य करता था और सैन्य व्यवस्था की देखरेख के लिए एक सेनापति कार्य करता था। यहाँ क्या किया गया, 1786 के एक्ट में गवर्नर जनरल में क्या किया गया, सेनापतित्व के दायित्व को एक कर दिया गया है, दायित्व को एक कर दिया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है, लॉर्ड कॉर्नवालिस पहला व्यक्ति था जो गवर्नर जनरल के साथ साथ सेनापति का भी कार्य देखता था। ये किस एक्ट के द्वारा हुआ, 1786 के एक्ट के द्वारा। ठीक। उसके बाद आपका आता है चार्टर एक्ट 1793, सॉरी 1793, चार्टर एक्ट 1793। इस एक्ट की एक प्रमुख बात क्या थी 1793 की, इस एक्ट की एक प्रमुख बात ये थी कि नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन प्रदान किया जाने लगा। भारतीय राजस्व से वेतन दिया जाने लगा। 1793 में नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से जो वेतन प्रदान किया गया था, वो परिपाटी चलते चलते भारत 1857 में जब विद्रोह के बाद परिषद की स्थापना होती है, भारत परिषद की स्थापना, जिस भारत सचिव जिसकी देख रेख करता था, उसको भी वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाता था और यह 1919 के अधिनियम में जाकर समाप्त होता है। यानी कि 1793 से लेकर ब्रिटेन में बैठा हुआ व्यक्ति भारतीय राजस्व से वेतन प्राप्त करता था, जो भी उसका संचालक मंडल था। ठीक है। बाद में 1857 के बाद जो है आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये दोनों को समाप्त कर दिया जाता है और भारत परिषद का सृजन किया जाता है 15 सदस्यीय।
ठीक है। और इसको भी वेतन दिया जाता था किससे? भारतीय राजस्व से। और वो जाके समाप्त कब हुआ? 1919 में। तो एक महत्वपूर्ण चार्टर इस एक्ट के द्वारा ये कार्य किया गया था। उसके बाद देखिए चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1813। इस एक्ट में क्या क्या प्रावधान थे? उस प्रावधान में मुख्य बिंदु क्या थे? पहला प्रावधान ये किया गया था कि ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति, धर्म प्रचार की अनुमति, ठीक है, 1813 के एक्ट के द्वारा। दूसरा क्या किया गया कि चीनी और चाय पर, चीनी प्लस चाय पर व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर, एकाधिकार समाप्त कर, कंपनी का व्यापार पर अधिकार जो था भाई, एकाधिकार था, वही एक कंपनी थी, उसका अधिकार कहां पर? चीन के साथ, चीन के साथ व्यापार और चाय पर व्यापार, ठीक है। यह अधिकार किसके पास था? अभी कंपनी के पास बना हुआ था। सारे अधिकार को समाप्त, एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। पर व्यापार का अधिकार, चीन और चाय पर व्यापार का एकाधिकार कायम रखकर अन्य व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया, एकाधिकार समाप्त, ठीक है। अगर कभी ये प्रश्न आए कि वो किस अधिनियम के द्वारा, किस नियम के द्वारा या किस चार्टर एक्ट के द्वारा यह एकाधिकार समाप्त किया गया था, तो चीन के साथ, देखिए वो पूर्व के साथ व्यापार करता था, तो उसके उपनिवेश क्या थे? हमारे दक्षिण पूर्व एशिया में भी थे, चीन भी उसका उपनिवेश था, भारत भी उसका उपनिवेश था। तो चीन के साथ और चाय का जो एकाधिकार था उसको बरकरार रखकर सारे एकाधिकार, व्यापार के अधिकार समाप्त कर दिए गए, यानी कि अन्य यूरोपीय व्यापारियों को भी व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी गई, ठीक है। और एक अन्य कार्य ये हुआ था कि भारतीय शिक्षा पर 1,00,000 रुपए खर्च करने का प्रावधान, ठीक है। अब 1813 के चार्टर एक्ट को 3 बिंदुओं पर आपको याद रखना है। एक तो ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति प्रदान करना, दूसरा आपके चीन और चाय पर एकाधिकार को बरकरार रखकर शेष एकाधिकार को समाप्त कर देना कंपनी के, और तीसरा भारतीय शिक्षा पर 1,00,000 रुपए खर्च करने की, वार्षिक खर्च करने की व्यवस्था करना, ठीक है। ये 3 जी सर, कार्य को इन्होंने 20 वर्ष तक पुनः बढ़ा दिया था ना इसमें? क्या चीज? कार्य को इसने अपने कार्यकाल को 20 वर्ष तक पुनः बढ़ा दिया था। देखिए ये तो 20 वर्ष का तो इनका होता ही था, मैंने कहा ना 1793 के बाद 1813, 1813 के बाद 1833, 1833 के बाद 1853, ठीक है। तो 20 वर्षीय कार्यकाल तो इनका बढ़ता ही था, ठीक है। अच्छा, बढ़ा देते थोड़ा 20 वर्ष। जी 20 वर्ष के लिए, है ना। ओके। तो ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु आप ध्यान में रखिएगा, यहां से प्रश्न जरूर आ सकते हैं, पूछे भी गए हैं कई बार, है ना। तो 1813 का इसलिए चार्टर एक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार पूछा गया कि किस चार्टर एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरी भारत में आगमन होता है, या शिक्षा पर किस चार्टर एक्ट के द्वारा खर्च करने का विधान किया गया था।
1,00,000 रुपए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए 1813 के बाद हम आते हैं 1833 के एक्ट। ये हमारे भारतीय संविधान के निर्माण की पृष्ठभूमि कहाँ से ली जा सकती है, कैसे कैसे हुआ, इसकी हम एक ग्राफ खींच रहे हैं कि कैसे आपको ये चला है जो हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ है। तो इसके बाद आपका 1833 चार्टर एक्ट 1833। इसमें एक महत्वपूर्ण बदलाव क्या होता है? बदलाव ये होता है इस एक्ट के द्वारा कि भारत के बंगाल के जो गवर्नर जनरल था उसका पद चेंज करके भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। भारत का गवर्नर जनरल। ठीक, ये जब प्रश्न पूछा गया कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, ठीक, या बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल या भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, इस तरीके से प्रश्न कई बार आए हैं। तो इसको आपको मैंने इसके पहले भी लेक्चर में बता दिया है कि बंगाल का पहला गवर्नर क्लाइव, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है, 1773 के एक्ट के द्वारा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंग, और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, और भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। तो इस तरीके से क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। तो इसमें क्या किया गया, इस एक्ट के द्वारा 1833 के द्वारा भारत के बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का पद नाम क्या कर दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। इसके साथ साथ कंपनी के सभी एकाधिकार, व्यापारिक अधिकार समाप्त हो गए। अभी तक क्या था, चीन के साथ और चाय के साथ भी इसका एकाधिकार बना था, लेकिन इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के सभी व्यापारिक एकाधिकार समाप्त। ठीक, अब कंपनी क्या थी? सिर्फ प्रशासनिक और राजनीतिक मामलों की देखभाल करती थी। सारे एकाधिकार इसके समाप्त हो गए। इसके साथ साथ इसमें यह कहा गया कि जन्म, मूलवंश, धर्म, रंग के आधार पर कंपनी में किसी भी कर्मचारियों की नियुक्ति इस आधार पर उस पर भेद नहीं किया जाएगा। इस अधिनियम का एक प्रमुख शर्त ये थी, क्या? धर्म, जन्म स्थान, मूलवंश और रंग के आधार पर भेदभाव समाप्त। ठीक, इसके साथ साथ इस अधिनियम में दास प्रथा के अंत का विधान किया गया। दास प्रथा के अंत का प्रावधान इसी अधिनियम में किया गया। लेकिन दास प्रथा का अंत क्या हुआ? 1843 में जाकर, ठीक है, उसके शासनकाल में हुआ, ऑकलैंड के शासनकाल, ठीक है, 1843 में। और इसलिए लेकिन प्रावधान कहाँ था? 1833 के एक्ट में। और इसके साथ साथ केंद्रीकरण, ठीक है, का प्रारंभ इसी अधिनियम के द्वारा किया गया। ठीक है, भारत को जैसे जब इसने भारत गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया, तो केंद्रीकृत व्यवस्था को जन्म देने का कार्य किया है। ठीक है, इसलिए केंद्रीकरण का प्रारंभ जो है इसी अधिनियम के द्वारा होता है। अगर विकेंद्रीकरण का प्रारंभ होगा तो 1861 के अधिनियम के द्वारा होता है।
ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा केंद्रीकरण यहाँ से प्रारंभ हुआ। और एक गवर्नर जनरल की भारत के गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक अन्य सदस्य जुड़ गया। अभी तक कितने थे? 3 सदस्य थे। किसके द्वारा? पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। अब एक अन्य सदस्य, इसमें चौथे सदस्य की एंट्री हो जाती है इसी अधिनियम के द्वारा। यानी कि कार्यकारिणी में एक अन्य विधि सदस्य की नियुक्ति। और वही विधि सदस्य कौन बनता है? लॉर्ड मैकाले बनता है। ठीक है, जो विधि संहिता का आपका वो बनाने का कार्य करता है लॉर्ड मैकाले, वो विधि सदस्य के रूप में गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में उसका नियुक्त। अभी तक क्या था? पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा 3 ही सदस्य थे। अब उनकी परिषद में कितने सदस्य हो गए? 4 सदस्य हो गए। 1833 के अधिनियम को इन्हीं के द्वारा, आप याद रखिएगा, पहला भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम सृजित किया गया। दूसरा, धर्म, जन्मस्थान, मूल वंश, रंग के आधार पर नियुक्तियों में भेदभाव को समाप्त करने का कार्य किया गया। दास प्रथा के अंत का प्रावधान भी इसी में किया गया। और केंद्रीकृत व्यवस्था इसी के द्वारा प्रारंभ हुआ। ठीक है, इसी अधिनियम के द्वारा। ठीक है, और उस कंपनी के सारे व्यापारिक अधिकार समाप्त हो गए। इसके बाद आता है चार्टर एक्ट 1853। ठीक है, इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया? पहला प्रमुख कार्य यह हुआ कि एक विधायी परिषद की स्थापना का श्रेय इस एक्ट को दिया जाता है। अभी तक क्या था? जैसे गवर्नर जनरल था, उसकी कार्यकारिणी जो परिषद थी उसी के द्वारा संविधान को, अपने विधान को लागू किया जाता था। अब क्या किया? वो प्रशासनिक व्यवस्था, कार्यकारिणी क्या थी? प्रशासनिक व्यवस्था देखने का काम करती थी। और उसके साथ साथ विधायी व्यवस्था बनाने का कार्य किसको दिया गया? एक परिषद यहाँ सृजन होता है। ठीक है, तो इस अधिनियम के द्वारा आपका प्रशासनिक व्यवस्था के अतिरिक्त विधायी व्यवस्था के कार्य के लिए, विधायी यानी कि विधान बनाने के कार्य के लिए, व्यवस्था के कार्य के लिए, ठीक है, विधायी परिषद की स्थापना, विधायी परिषद की स्थापना, यानी कि विधान बनाने का कार्य अब एक परिषद करने लगी इस व्यवस्था के द्वारा। दूसरा, जो उस समय चौथे सदस्य की नियुक्ति हुई थी अतिरिक्त सदस्य के रूप में, ठीक है, इसको यहां पर अस्थायी किया गया था, अस्थायी बना दिया गया था चौथे सदस्य। तीसरा कार्य किया गया था कि भारत में प्रशासनिक व्यवस्था को संचालन करने के लिए जिन अधिकारियों की नियुक्ति होती थी उनके लिए अब परीक्षा का विधान किया गया, परीक्षा का विधान किया गया। ये 1800 चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा निम्नलिखित कार्य किए गए थे। एक, प्रशासनिक व्यवस्था के अतिरिक्त विधायी व्यवस्था के लिए एक विधायी परिषद की स्थापना की गई थी। अस्थायी रूप से चौथे सदस्य को अस्थायी बना दिया गया था और परीक्षा के लिए का विधान किया गया था, यानी कि जो कर्मचारियों के लिए या अधिकारियों के लिए जो अभी तक मनोनीत होते थे उनके स्थान पर क्या किया गया? परीक्षा की व्यवस्था की गई चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा। और फिर हम देखते हैं
कि 1857 में विद्रोह हो जाता है, और विद्रोह के बाद अब यही चार्टर एक्ट आपका समाप्त हो जाता है। ठीक, अब विद्रोह के बाद जब विद्रोह को दबाया जाता है तो आपका पहला अधिनियम आता है भारत शासन अधिनियम 1858। इस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया? पहला कार्य किया गया कि कंपनी के शासन को समाप्त करने की घोषणा की गई। कंपनी का शासन समाप्त। दूसरा क्या किया गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल प्लस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भंग कर दिया गया। भंग कर दिया। ठीक, तीसरा कार्य क्या हुआ? 15 सदस्यीय भारत परिषद की स्थापना। भारत परिषद की स्थापना। इसका प्रमुख जो है, इस भारत परिषद का प्रमुख कौन था? प्रमुख भारत सचिव कहलाता था। भारत सचिव या भारत मंत्री कहलाता था। भारत मंत्री कहलाता था। ठीक है, ये प्रमुख कार्य आपके किए गए 1800 भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। और क्या किया गया कि भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम चेंज करके वायसराय कर दिया गया। वायसराय पदनाम का सृजन। ठीक है, और चूंकि विद्रोह लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था तो लॉर्ड कैनिंग ही अंतिम गवर्नर जनरल हुआ और प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग बनाया गया। ठीक है, यह अधिनियम लागू हुआ है आपका 2 अगस्त, ठीक, 1858 को। उसके बाद 1 नवंबर को क्या किया गया कि महारानी की घोषणा प्रसारित की गई, जो आपकी महारानी की घोषणा इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ी गई थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा इसको। कंपनी का शासन समाप्त, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, वही बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो 6 सदस्य था वो समाप्त हो गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भंग कर दिया गया। ठीक है, 15 सदस्यीय भारत परिषद की स्थापना की गई, जिसका प्रमुख भारत सचिव कहलाता था या भारत मंत्री कहलाता था, और वायसराय पद का सृजन किया गया। ठीक है, अब इसके बाद 1 नवंबर 1858 को महारानी की घोषणा, और जिसको यहाँ के शिक्षित वर्गों ने भारत का मैग्ना कार्टा कहा। 1 नवंबर 1858, ठीक, महारानी का घोषणा। इस घोषणा में क्या कहा गया कि ब्रिटिश नागरिकों की तरह और भारत की जनता भी अब ब्रिटिश राज्य के अधीन हमारे नागरिक कहलाएंगे। ब्रिटिश शासन के अधीन, जिस तरीके से ब्रिटिश नागरिकों को ब्रिटिश शासन के अधीन माना जाता था, उसी तरीके से भारतीय जनता भी अब ब्रिटिश क्या मानी जाएंगी? नागरिक मानी जाएंगी। और उसके साथ साथ अब यहाँ वही बात दोहराई गई जो 1833 के एक्ट में दोहराई गई थी कि जन्म, मूलवंश, धर्म और रंग के आधार पर किसी भी तरीके का भेद नहीं किया जाएगा। और भारत के राज्यों पर, मतलब जो क्षेत्र है
भारत यानी कि ब्रिटिश सरकार की विस्तारीकरण की नीति को त्याग दिया जाएगा। यह कब कहा गया? 1 नवंबर 1858 को महारानी की घोषणा में। अब हम लोग क्या हो गए? ब्रिटिश जिस तरीके से नागरिक थे उसी तरीके से भारत के नागरिक भी ब्रिटिश के नागरिक माने जाने लगे। ठीक है, और किसी तरीके से भेदभाव से इनकार किया गया और इन्होंने कहा कि अब हम अपने विस्तारीकरण की नीति का परित्याग कर देंगे। यह महारानी की घोषणा में कहा गया और इसे हमारे शिक्षित भारतीयों के द्वारा क्या कहा गया? भारत का मैग्ना कार्टा। भारत का मैग्ना कार्टा। ठीक, अब देखिए 1858 का अधिनियम और महारानी की घोषणा के बाद फिर आपका आता है भारत शासन अधिनियम 1861। भारत शासन अधिनियम 1861। इस अधिनियम के द्वारा जो प्रमुख इसमें बिंदु निहित थे, पहला ये था कि जो विधायी परिषद 1853 में बना था उसकी सदस्य की संख्या में वृद्धि करने का प्रावधान किया गया था। ठीक है, यानी कि विधायी सदस्यों की संख्या में वृद्धि, और वृद्धि क्या थे? कम से कम 6 तथा अधिक से अधिक 12 सदस्य हो सकते थे। ठीक है, एक कार्य ये किया गया। दूसरा कार्य किया गया कि इसके द्वारा विभागीय, बहुत इंपॉर्टेंट है, विभागीय प्रणाली का सृजन, यानी कि वायसराय की जो कार्यकारिणी थी अब उनके सदस्यों को एक एक विभाग दे दिया गया और मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का सृजन, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का सृजन। ये दो महत्वपूर्ण कार्य इस अधिनियम के द्वारा किए गए, एक तो विभागीय और दूसरा मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, तथा वायसराय को वीटो का अधिकार प्रदान किया गया। वायसराय को वीटो का अध्यादेश, वीटो नहीं, अध्यादेश जारी करने का प्रावधान। ठीक है, अब 1861 के अधिनियम को हम 4 बिंदुओं पे याद रखेंगे। पहला कि जो विधायी परिषद थी उसके सदस्य संख्या में वृद्धि हो सकती थी और सदस्य संख्या की अधिकतम संख्या 12 हो सकती थी और न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती थी? 6 हो सकती थी। दूसरा कार्य किया गया कि वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई और वह अध्यादेश मैक्सिमम 6 माह के लिए वो प्रवृत्त रह सकती थी। तीसरा काम किया गया कि विभागीय कार्य, ठीक है, का सृजन किया गया, विभाग का सृजन किया गया और मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का सृजन किया गया 1861 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है, ये सबको नोट करते जाएं। क्या भाई विशाल जी? हाँ सर। बात समझ में आ रही है? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर हुआ? हाँ सर, मनीषा? बहुत सारा क्लियर हो गया डाउट। मनीषा जी? जी सर। आपको समझ में आया? जी सर। तो ये जो महत्वपूर्ण बिंदु है
इसको बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, इससे अलग कहीं से पूछा नहीं जाएगा, इन्हीं बिंदुओं पे ही टारगेट किया जाएगा। ठीक है, जी सर, वो तो उसका ये क्वेश्चन जो है यही से क्वेश्चन उठेंगे ही, और कोई जगह ही नहीं है उसमें। वही कर, और कोई जगह नहीं है। ठीक, तो सर इसमें एक जगह मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। हाँ बताएं। जो ये 1773 में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है? देखिए इसको दोनों नाम मिलेंगे आपको, किसी किताब में आपको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी मिल जाएगा और किसी जगह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी मिलेगा। ठीक है, आपको ये कहा जाता था, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की। ठीक है, कोर्ट या बोर्ड दोनों का आशय एक ही है। ठीक है, यानी कि जो उनकी संस्था थी, जब कंपनी का गठन हुआ था तो 24 सदस्यों ने मिलकर इसको किया था। ठीक, और 24 सदस्यों को बोर्ड ऑफ या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के नाम से जाना जाता था। ठीक है जी सर। अच्छा, यही तो मुझे और कुछ बुक्स में मिल रहा था ये, तो कुछ जगह ये मिल रहा था। ना मैं बता रहा हूँ, इसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी कहा जाता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, लेकिन इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अच्छा एक चीज और भी है, इसके सदस्यों की संख्या जो 24 थी वो 1853 में घटकर उसको 18 कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन उसका कोई मतलब इसलिए नहीं रह जाता कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को 1857 के बाद भंग कर दिया जाता है। ठीक है सर, जो 1793 का चार्टर्ड एक्ट है, हाँ, इसमें बम्बई और मद्रास को भी दे दिया था ना उसको। देखिए मैं आपको बता दूं, सुनिए, मैं कहा ना कि कई बिंदुओं को मैं इसमें इसलिए छोड़ दे रहा हूं कि आपके आगामी एग्जामिनेशन में आने की संभावना बिल्कुल नहीं रहेगी, मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं। ठीक है, अब हुआ क्या कि शुरू में पहले तीनों प्रेसिडेंसी जो बंगाल की थी, बम्बई की थी, मद्रास की थी, वो अलग अलग अपना विधान बनाती थी। फिर इसके बाद क्या किया गया, बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन सबको कर दिया गया। ठीक, तो ये सब चीज चलता रहा, ये कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं थी। जो महत्वपूर्ण बिंदु था, मैंने आपसे कहा कि मैं उसी पर चर्चा कर रहा हूं। अगर मैं प्रावधान लेके चलूं ना 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, तो इसमें कई बिंदुओं पर आपको बताना पड़ेगा, जो कि आप जानकारी के लिए तो ठीक है, लेकिन कंपटीशन के लिए ठीक नहीं है, वो दिमाग आपका उलझ जाएगा। ठीक है, अब कंपनी के देखिए, कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर पाबंदी लगा दी गई। ठीक, अब ये सब चीजें हैं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु नहीं है। आया समझ में? सर फिलहाल तो हम लोग को इतना ही जानना है जिससे एग्जाम हम लोग का ये वक्त क्लियर हो। मैं बेटा उसी लिए कह रहा हूँ, अभी मैं पढ़ाऊँ ना तो शायद 1853, 1861, 1793 में भी हमको एक दिन 2 दिन लग जाएंगे, कोई मतलब नहीं। इसलिए मैं कहा कि आपको उन बिंदुओं को मैं लेके चल रहा हूँ जहाँ आपके क्वेश्चन मिलेंगे, आप एग्जाम दीजिएगा और इसके इतर अगर आएगा तब फिर आप मुझसे मिलिएगा। ठीक है, मैं इसको बहुत अच्छे से अनुभव किया हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन उठेगा, तो मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि आप इस चीज को इस तरीके से पढ़ लीजिए। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा आप IAS का पेपर देख लीजिए, PCS का पेपर देख लीजिए, बता दीजिए कि इसके अलावा कौन सा बिंदु उसमें आया है। ईसाई मिशनरी, 1 लाख शिक्षा और व्यापारिक एकाधिकार समाप्त, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बना है। ठीक है, तो अब हमारा आता है जी सर। आपके 1861 के अधिनियम में 4 चीजें ध्यान रखिएगा: विधायी सदस्यों की संख्या, विभागीय प्रणाली, मंडलीय व्यवस्था और वायसराय के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अब इसके बाद एक अधिनियम, आपका एक नियम पारित किया गया 1873 में। ठीक,
वो उसको आप इसी तरीके केवल जानते रहिएगा कि एक नियम पारित किया गया क्या 1873। ये कोई भारत सरकार अधिनियम नहीं था। इस अधिनियम के द्वारा 1 जनवरी 1874 से को औपचारिक रूप से कंपनी को समाप्त करने की घोषणा की गई। कंपनी को समाप्त करने की घोषणा, ठीक है। 1873 का आदेश 1 जनवरी 1874 से औपचारिक रूप से कंपनी को समाप्त करने की घोषणा की गई। उसके बाद आपका 1892 का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1800, ये भी बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम है। अब 1892, 1909, 1919, 1923, 1935 ये सारे अधिनियम महत्वपूर्ण हैं और उसमें विषय वस्तु भी कुछ इसकी अपेक्षा आपको अधिक मिलेंगे जो दिमाग में रखना है, ठीक है। पहला, इस अधिनियम के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू किया गया। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, अभी तक जो है निर्वाचन का कार्य किसी भी अधिनियम के द्वारा नहीं किया गया था। पहली बार अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू किया गया भारत शासन अधिनियम 1892 के द्वारा, ठीक। दूसरा, इसमें क्या किया गया कि जो संख्या थी विधायी परिषद की, जो विधान बनाने का था, ठीक है, उनके सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। अब वृद्धि कैसे की गई, आप 1861 में देखते हैं कि मिनिमम 6 मैक्सिमम 12, तो यहाँ क्या हुआ, मिनिमम 10 मैक्सिमम 16, यानी कि 4 इधर बढ़ाया गया और 4 इधर बढ़ाया गया। यानी कि विधायी परिषद के सदस्य कितने हो सकते हैं, मिनिमम 10 और मैक्सिमम 16। दो कार्य, दूसरा कार्य किया गया। तीसरा कार्य किया गया कि इस पे चूंकि अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू हुआ था, ठीक, तो इसमें क्या किया गया कि बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। पूछने का अधिकार प्रदान किया गया, ठीक है। बजट पर बहस कर सकता है विधायी परिषद में, अतिरिक्त सदस्य इसी में से थे, और इस पे प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। लेकिन ध्यान रखिएगा कि पूरक प्रश्न और मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं हुआ। मतदान का अधिकार नहीं दिया गया, नहीं दिया। अब पूरक प्रश्न क्या होता है, पूरक प्रश्न ये होता है कि जब आप बहस करिए, जब किसी पर प्रश्न का उत्तर दे दिया जाए फिर उस पे एक प्रश्न कर देना, ठीक है, वो पूरक प्रश्न कहलाता था। ये पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया और मतदान का अधिकार भी नहीं दिया गया, ठीक। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू की गई, पूरक प्रश्न, मतदान का अधिकार नहीं दिया गया, लेकिन बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान किया गया। ये थोड़ी सी मतलब कॉम्प्लिकेशन था, जहां लोगों को समझ में नहीं आता था। और ये क्वेश्चन आप देखिएगा आईएएस में भी पूछा गया है, पीसीएस में भी पूछा गया है, और इसका उत्तर कंफ्यूजन हमेशा रहता है कि इसको किस अधिनियम के द्वारा लगाया जाए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार 1892
92 में नहीं दिया गया और मतदान करने का भी अधिकार नहीं प्रदान किया गया था। अब प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू की गई थी, विधायी परिषदों की संख्या में वृद्धि करके मिनिमम 10 और मैक्सिमम 16 किया गया था। ठीक है, ये प्रमुख 1892 के अधिनियम के प्रमुख बिंदु हैं। ठीक है, अब उसके बाद आपके 3 अधिनियम आते हैं, एक 1909, 1919 और 1935। ठीक है, अब देखिए 1909 में जब आएंगे तो 1909 में पूरक प्रश्न करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया, लेकिन मतदान का अधिकार इसमें भी नहीं प्रदान किया गया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और फिर 1919 में जाके मतदान प्रणाली लागू हुआ। ठीक है, तो आज हम लोग 10 बज गए हैं, तो आज मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। कल 1909, 1919, 1935 और फिर संविधान सभा का गठन और कैसे संविधान निर्मित हुआ। ठीक, प्रारूप समिति और सब समितियां, किस समिति के अध्यक्ष कौन कौन थे, कैसे हुआ, कितने वाचन हुए, इस सब पे चर्चा करते हुए फिर मैं संविधान को आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है।